नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। गांव किसान आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। आज के गांव किसान में सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि कैसे हमारे किसान इस मौसम में अपने पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं और अंत में आपकी मुलाकात करवाएंगे कामयाब किसान प्रीतम सिंह से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गांव किसान की। गांव किसान की शुरुआत करते हैं खेती किसानी के साथ। आज के समय में कृषि के परंपरागत तरीकों को और प्रभावी बनाते हुए उन्हें फिर से अपनाया जा रहा है, ताकि हमारे किसान प्रकृति के और करीब जा सकें। और ऐसा एक तरीका है प्राकृतिक खेती का। ये न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है, क्योंकि इसमें रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है और साथ ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी फिर से बेहतर होने लगती है। तो कैसे करें हमारे किसान प्राकृतिक खेती, इसके कौन कौन से लाभ हैं, आइए जानते हैं विस्तार से हमारी इस रिपोर्ट में। रासायनिक खेती और उसके दुष्प्रभावों से हम सभी वाकिफ हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे के लिए किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रासायनिक खेती के दूरगामी परिणाम काफी हानिकारक होते हैं। इनका पर्यावरण और सेहत पर काफी बुरा असर पड़ता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति में लगातार कमी होने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब भूमि बंजर हो जाती है। साथ ही इस तरह से तैयार होने वाली फसलें हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियों का कारण बनते हैं। वहीं प्राकृतिक और जैविक खेती से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। इसीलिए सरकार अब प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। वहीं ज्यादातर किसान भी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए जितना जरूरी इन तकनीकों को अपनाना है, उतना ही जरूरी पशुपालन करना भी। पशुओं से जहां दूध मिलता है, वहीं इनके गोबर, गौमूत्र से प्राकृतिक खेती को आसान बनाया जाता है। इसीलिए डेयरी व्यवसाय लगातार फलता फूलता जा रहा है। इस क्षेत्र में 4 कदम आगे चलने के लिए हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में डेयरी स्कूल की आधारशिला रखी। करीब 30 एकड़ भूमि में फैले इस डेयरी का निर्माण लगभग 475 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और इसमें प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री जी ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र रामनगर वाराणसी के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखी। इस संयंत्र से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल दूध प्रसंस्करण के लिए किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित एक पोर्टल और लोगो लॉन्च किया, जो दुग्ध उत्पादों की अनुपालन मूल्यांकन योजना के प्रति समर्पित है। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। वहीं इस बार के बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी और इसकी पहल गंगा किनारे से होगी, जहां 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस रहेगा। प्राकृतिक खेती के साथ साथ जैविक खेती पर भी सरकार का जोर रहेगा और राज्यों से कहा जाएगा कि वो आधुनिक समय की जरूरत के हिसाब से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में मदद करें। राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिससे कि प्राकृतिक, जीरो बजट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
बजट में इस बार प्राकृतिक, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर पूरा जोर दिया गया है, जिससे देश का किसान सशक्त हो सके और कम व्यय में अपने खेतों से भरपूर मुनाफा ले सके। तो अभी आपने विस्तार से जाना प्राकृतिक खेती के बारे में, जिसे फिर से अपनाया जा रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए अब नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी का महीना लग चुका है और ये वो समय होता है जब ठंड जा रही होती है और धीरे धीरे तापक्रम बढ़ने लगता है। ऐसे में जहां दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होने लगती हैं। इस समय दुधारू पशुओं को विशेष देखरेख की जरूरत होती है ताकि उनकी उत्पादकता ना घटे और इस मौसम में होने वाली बीमारियों से भी उन्हें बचाया जा सके। तो आइए जानते हैं कि क्या है विशेषज्ञों की राय, किस तरीके से अपने पशुओं का हम ख्याल रख सकते हैं, उनके आहार आवास को लेकर कौन सी विशेष बातें हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। फरवरी का माह ऐसा होता है कि जब वातावरण में तापमान में तेजी से बदलाव होने लगता है। इस समय दिन गर्म तो रातें ठंडी होती है। ऐसे में मौसम में हो रहे बदलाव का सीधा असर पशुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि पशुओं के आवास से लेकर आहार में खास बदलाव किए जाए। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो पशुओं के रहने के स्थान को भी व्यवस्थित और साफ सुथरा रखे। साथ ही रात में पशुओं को गर्माहट मिले, इसके लिए गिरते पारे से इनका बचाव करना चाहिए। पशुओं को दिन में पर्याप्त धूप भी मिलती रहे, इसके लिए दोपहर के समय उन्हें धूप में बांधे। साथ ही आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशु के बेहतर स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता के लिए पशु के आहार में कैल्शियम की मात्रा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। खनिज तत्व पशुओं को बेहद कम मात्रा में दिए जाते हैं, लेकिन आहार में इनकी कमी या सही अनुपात में ना होने से पशु कई रोग या आदतों का शिकार हो जाता है, जिसमें वो मिट्टी, कपड़ा, कागज खाना या पेशाब भी पीने लगता है। ये आदतें पशु के शरीर में बुरा असर डालती है, जिससे उत्पादन क्षमता में भी कमी आने लगती है। ये खनिज तत्व की कमी प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित करती है। इस तरह मौसम के साथ बदलाव और खनिज लवण की उचित मात्रा देकर हम न सिर्फ पशु के स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं, बल्कि दूध उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। इस पर पशु चिकित्सक डॉक्टर अधिराज मिश्रा से चर्चा की हमारी संवाददाता ने। दूरदर्शन किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनैना सरकार। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, मौसम में परिवर्तन आ रहा है और सर्दियां जाने वाली हैं। तो ऐसे में हमें हमारे दुधारू पशुओं में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इन बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर अधिराज मिश्रा। सर, हमारे दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन अच्छा हो और वो स्वस्थ भी रहें, उसके लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, दूध का उत्पादन अब जो भी हमें पशुपालक भाइयों जो भी रखते हैं, पशुएं रखते हैं, गाय हो भैंस हो, तो वो दूध के लिए ही रखते हैं और उनका
उससे ही लाभवान वो हो सकते हैं। तो कैसे अच्छा दूध मिले? अच्छा दूध के लिए, दूध उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहता है पशु का आहार। तो पशु का आहार अगर हम देखेंगे तो पशु का जो रहता है, हम एक स्टैंडर्ड पे चलते हैं तो पशु का आहार तो 3 तरीके के होते हैं। एक उसको मेंटेनेंस के लिए कि नॉर्मल वो जो काम कर रहा है, उसका चल फिर रहा है, अपना रेस्पिरेशन चल रहा है, सब के लिए वो मेंटेनेंस डाइट चाहिए। उसके अलावा जो दूध उत्पादन करते हैं उसके लिए अलग एक डाइट चाहिए, और फिर अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी एक डाइट चाहिए। तो उसको हम अगर लेके चलें तो हम ऐसे मतलब कैलकुलेट करते हैं, अगर हम पशु आहार दे रहे हैं, जो कॉमर्शियल पशु आहार मिलता है उसको दे रहे हैं, तो हर 2.5 किलो दूध पे 1 kg पशु आहार हम उसको देते हैं। उसके अलावा अगर वो प्रेग्नेंट है और 6 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट है तो उसके लिए हम 1 किलो ज़्यादा आहार उसको देते हैं। तो इसके अलावा ये तो पशु आहार हो गया जो कमर्शियली मिलता है। इसके अलावा हरा चारा की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो कि अगर कोई पशु अगर 10 से 12 लीटर दूध दे रहा है, उसको मिनिमम 30 से 35 kg हरा चारा की ज़रूरत होता है हर दिन के लिए। ये हरा चारा तो चाहिए, और उसमें आपका कमर्शियल आपने दे दिया जो भी मिलता है पशु आहार। और किसान भाई भी अपने घर पे पशु आहार बना सकते हैं, जैसे चोकर मिलता है या ऑयल सीड्स कोई होता है, उससे भी अपना वो बना के पशु आहार बना सकते हैं, संतुलित पशु आहार बना सकते हैं। इसके अलावा पशु आहार में हमेशा, जैसे हम लोग कुछ विटामिन और मिनरल्स लेते हैं, तो जो अच्छा दूध देता है उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम टॉनिक हर दिन 50 से 100 ml कैल्शियम टॉनिक की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर जो मिलते हैं कमर्शियली, वो मेडिसिन की तरह मिलते हैं, उससे भी 50 ग्राम दैनिक उसके खाद्य में, पशु के आहार में देना चाहिए। उसको देने से इसका जो दूध उत्पादन रहता है वो हर समय सही रहता है। और दूध उत्पादन के साथ और एक चीज़ होता है, क्योंकि दूध उत्पादन हमेशा उसके प्रेगनेंसी पे ही रिलेटेड है। तो अगर हर साल उसको एक बछड़ा या बछिया मिलता है तो उससे हमारे जो किसान भाई हैं उसको अधिक लाभवान हो सकते हैं। तो ये मिलने के लिए संतुलित आहार की ज़रूरत होती है। तो हर साल उसको संतुलित आहार मिले तो हर साल उसको एक काफ मिल सकता है, जो कि हमारे किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों बहनों, हमें पूरी उम्मीद है कि जो जानकारी आपको डॉक्टर साहब से मिली है आप उसको ज़रूर उपयोग में लाएंगे और अपने दुधारू पशुओं का ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो अभी आपने जाना दुधारू पशुओं का इस मौसम में कैसे रखें ख्याल। इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया, तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है?
माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बताते हैं आपको कामयाब किसान के बारे में। जी हाँ, अगर किसान के इरादे मजबूत हो तो बंजर जमीन को भी वो हरियाली में तब्दील कर सकता है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हरियाणा के पानीपत से संबंध रखने वाले प्रीतम सिंह ने। किस तरीके से दिन रात मेहनत कर उन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में तब्दील कर दिया और आज के समय में अपने इलाके में एक कामयाब किसान के तौर पर जाने जाते हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। हरियाणा जाना जाता है बेहतर कृषि के लिए। यहाँ हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, साथ ही फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। सफलता की नई इबारत लिखते इन किसानों में से एक है पानीपत हरियाणा के प्रीतम सिंह। प्रीतम जी मानते हैं कि खेती की अपनी एक भाषा होती है। इस भाषा को जिस किसान ने समझ लिया, इन्हें कृषि के क्षेत्र में सफलता मिलना लाजमी है। प्रीतम सिंह का बचपन काफी संघर्ष वाला रहा। इस संघर्ष को कम करने के लिए ही इनका परिवार पंजाब से यूपी में बस गया है, ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। लेकिन यहाँ भी मुश्किलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिस जमीन पर वो खेती कर परिवार का पेट पालना चाह रहे थे, वो जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी। लेकिन इनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और जुट गए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का सबसे सरल रास्ता है गोबर की खाद का इस्तेमाल करना, और इसके लिए इनके परिवार ने पशुपालन किया, जिससे खाद भी मिलेगी और दूध उत्पादन से आमदनी में इजाफा भी होगा। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इनके जीवन में खुशियों के पहले फूल खिलाए। गोबर से मिली प्राकृतिक खाद ने धीरे धीरे मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार लाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने खेत में गेहूं की फसल लगाई, जो कि काफी कम हुई, लेकिन यहीं से उम्मीद की किरण जागी। हालांकि हर किसान की तरह प्रीतम जी ने भी परंपरागत खेती की, लेकिन अब समय आ गया था कुछ अलग करने का। इसके लिए उन्होंने साल 1990 में अपने खेत में पूसा बासमती की खेती की, जिससे उन्हें भरपूर पैदावार मिली। लेकिन सही मुकाम मिलना अभी बाकी था और उसका रास्ता सूरजमुखी के खेत से होकर जा रहा था। नहीं होती तो करनाल स्थित जो CSSR की उनकी तकनीकें अपनाई, इसमें जिप्सम वगैरह डाला, तो 4-5 साल बाद जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्शन हुआ वो हमारे खेत में 13 गठड़ी 13 बंडल इसमें हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे आगे इसको संवारते रहे। तो जैसे तैसे 10 साल तक हमने इसमें इसको लेवल किया, चालू करने की कोशिश की। तो साथ में पशुओं का हमारा दूध का काम था, जिससे हमारा खर्चा चलता था। तो 1990 आते आते तो हमें पता चला, इधर उधर देखभाल करते करते तो IRI का से हमारा मिलन हुआ। तो IRI से एक वैरायटी आई थी PB1 करके, तो जिसका हमें बीज मेरे एक मित्र थे चंद्र सिंह, उनके माध्यम से मेरे को मिला। तो हमने उसका उसको बोया, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिला। तो जैसे पैसा आया तो हमारा भी उत्साह बढ़ा। तो आगे आगे IRI के साइंटिस्टों से जैसे हमारा संबंध हुआ, डॉक्टर BP सिंह थे उस टाइम पे, डॉक्टर जम्मन थे, तो जिन्होंने हमें गाइड किया। तो मैं सभी साइंटिस्टों को उसमें नाम भी लूँ तो फिर भी IRI का हम देन नहीं दे सकते। एक बचपन में कहावत सुनी थी कि कोई पारस मणि होती है और वो जिस धातु से छुआ देते हैं वो सोना बन जाती है। उसमें कितनी सच्चाई थी ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें जरूर सोना बना दिया IRI ने। जहां हम आज खड़े हुए हैं, ये किसान श्री प्रीतम सिंह जी हैं और इन्होंने 2012 से ये हमारी इस परियोजना से जुड़े हैं।
जब इनका जुड़ाव हुआ उस समय ये एक सामान्य किसान जैसा करते थे, बीज ले आए, बो दिया और अपना उत्पादन किया। लेकिन जब इनको हमने बीज से जोड़ा तो इनकी गाथा आप इनसे खुद सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो उससे और आज तक के जब हम परिदृश्य को देखते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि बदलाव और बड़ा बदलाव, और बड़े बदलाव से भी महा बदलाव कैसे हो सकता है, वो इसकी गाथा ये खुद बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कृषक सहभागिता में, संस्थान पहले उन किसानों को चिन्हित करता है कि जो किसान प्रगतिशील हैं और बीज के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनको हम छोटा सा प्रशिक्षण देते हैं और उनको बीज के महत्व को समझाते हैं, और फिर उनको हम अपने यहाँ से एक जिसको प्रजनक बीज कहते हैं, शुद्ध बीज बिल्कुल देते हैं, और उसके साथ साथ उनको उस बीज के समस्त लक्षणों से भी अवगत कराते हैं कि इस वैरायटी की इतनी अवधि है, इतना इसका खाद की रिक्वायरमेंट है, इसका बुआई का उचित समय क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी उत्पादन में, ये हम सब किसान को बताते हैं। और उस बीज को हम जब देते हैं तो उस किसान से ये भी कहते हैं कि पिछली साल जो आपने बीज की फसल बोई थी उसमें क्या फसल थी, कहीं आइसोलेशन कितना होना चाहिए, एक फील्ड से दूसरे खेत की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब हम उनको मानक बीज उत्पादन के जितने भी मानक हैं वो उनको समझाते हैं। उनके उगाए सूरजमुखी के फूल इतने लुभावने होते हैं कि दूर दूर से लोग उनके खेतों को देखने आते हैं। यहाँ तक कि उनकी फसल के बारे में चर्चा इतने जोरों पर थी कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से कृषि विशेषज्ञ उनकी फसल देखने आए। विशेषज्ञों ने जब उनसे सवाल किया कि उनके खेत में कितने फूल हैं, तो गणना करने की अनोखी तकनीक ने कृषि विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया। उदाहरण देता हूँ कि 1995 आते 95 में मैंने पहली बार अपने 1 एकड़ में सनफ्लावर लगाया, सूरजमुखी लगाया। तो जिसमें जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। तो जब फूल पे आई फसल तो ऐसा मौका भी आया कि हमारे डीडीए साहब थे, नैन साहब थे उस टाइम, तो वो यहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने सूरजमुखी देख के मेरे घर पे आ गए। तो उन्होंने पूछा ये सूरजमुखी किसका? मैं सर हमारा है। तो बोले यार सूरजमुखी तो 1 नंबर है, तो वो आपने क्या क्या किया? मैं सर मैं आपसे मुँह से सुन रहा हूँ कि 1 नंबर है, मेरे को तो नहीं पता कि मेरा सूरजमुखी अच्छा है। लेकिन उन्होंने जब मेरे से पूछा, उसके बारे में जानकारी ली और इतने प्रभावित हुए कि 4-5 दिन बाद उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से थे, उनका विजिट रख लिया मेरे सूरजमुखी दिखाने के लिए। तो वो मेरे फार्म पे आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रीतम सिंह जी आपका सूरजमुखी बहुत अच्छा है। मैं सर थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने पसंद किया। तो बोले इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैंने बताया, मैं सर जो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन है मैंने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत चूक फिर भी रह गई इसमें। बोले जी कैसे? मैं कहा भी जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो 22,000 फूलों की 1 एकड़ में है, और सर मेरे 21,997 फूल हैं। तो हंसने लग गए, बोले गिनती कर रखा है? मैं सर गिनती कर रखा है। बोले कितने दिनों में? मैं कहा मैं सर आपको करवा दूंगा। वो कहने लगे जी हम कैसे माने कि आपने गिनती किया है, तो क्या इसका आधार क्या है, प्रमाणिकता क्या है? मैं सर मैं आपको गिनती करवा दूंगा। बोले सर बोले प्रीतम सिंह कितने दिनों में करवा दोगे? मैं सर जस्ट 3 मिनट में। बोले 3 मिनट में गिनती कैसे करवा दोगे? तो मैंने उनको बोला कि रो टू रो 60 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट मेरे 30 सेंटीमीटर हैं, तो 100 लाइन गिननी है, 1 मिनट में गिनती हो जाएगी। 220 लाइनें हैं 1 एकड़ में, 2 मिनट में गिनती हो जाएगी। सर आप 1 से लेकर के 100 तक कोई एक लाइन गिनती करवा लो, अगर उसमें 220 फूल मिलेंगे तो इसका मतलब आपके 22,000 हो जाएंगे। 100 × 220 22,000 फूल हो जाएंगे। एक कॉर्नर से 3 फूल कुत्तों ने मेरे तोड़ दिए हैं, वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। 21,997 फूल हैं। तो इस चीज़ से डायरेक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए। प्रीतम जी का संघर्ष उनकी सफलता की कहानी खुद बयां करता है। बंजर जमीन को फूलों की चादर उड़ाने वाले प्रीतम जी वाकई में एक कामयाब किसान है। तो ये थी हरियाणा के प्रीतम सिंह की कामयाबी की कहानी। अपनी मेहनत के बल पर आज वो इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल से। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उनसे हमारे किसान जरूर लाभान्वित होंगे। यहाँ दीजिए इजाजत। गाँव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।